नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का 7वीं क्लास के साथ में हैं और जिस टॉपिक है वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से टॉपिक नंबर 8 है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है वन संरक्षण अधिनियम। इसकी स्थापना 1980 में की गई। फिर संशोधन जो है 1988 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि वनों की कटाई को सीमित करना, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 एक तरह से भारत की संसद द्वारा वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मुद्दों या सहायक या आकस्मिक उपचार के लिए प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसे 1988 में फिर संशोधित किया गया, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया। यह कानून पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। यह अधिनियम 1980 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की जो धारा 1 है उसमें क्या है, लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि बताती है। इस अधिनियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 कहा जाता है। यह पूरे भारत में फैला हुआ है। यह माना जाएगा कि यह 25 अक्टूबर को लागू होगा। फिर इसकी जो धारा 2 है उसके अंतर्गत क्या है, वनों के संरक्षण या गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार पर प्रतिबंध के बारे में है। यह राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा प्रतिबंधित करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी कानून में किसी भी आरक्षित वन अभिव्यक्ति आरक्षित वन के अर्थ में उस राज्य में लागू होने के समय या किसी भी हिस्से को आरक्षित नहीं किया जाएगा। अगला है, किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को किसी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को पट्टे के माध्यम से सौंपा जा सकता है या अन्यथा किसी भी निजी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संस्था के पास जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्रबंधित या नियंत्रित नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से साफ किया जा सकता है जो उस भूमि में स्वाभाविक रूप से उगे हैं या भाग पुनर्नवीनीकरण के लिए इसके उपयोग करने के उद्देश्य से हों। जैसा कि स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है, गैर वन उद्देश्य का अर्थ है, पहला है चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबर, तेल वाले पौधे, बागवानी फसलों या औषधीय खेती के लिए किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से को तोड़ना या साफ करना। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनः भंडारण के अलावा किसी भी उद्देश्य लेकिन जंगलों और वन्य जीव के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य या सहायक शामिल नहीं है। अर्थात चेक पोस्ट, फायर लाइन, वायरलेस संचार और बाड़ लगाने का निर्माण, पुल और पुलिया, बांध, वाटर होल, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाइपलाइन या अन्य उद्देश्य। अधिनियम की जो धारा 3 है उसके अंतर्गत क्या है, सलाहकार समिति के गठन से संबंधित है। यह केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्ति को एक समिति के गठन करने का शक्ति देता है जो सरकार को इस अधिनियम के अनुभाग में निषिद्ध उद्देश्य के लिए अनुमोदन के संबंध में सलाह देने के लिए उपयुक्त हो सकता है, या वनों के संरक्षण से जुड़ा कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। धारा 3A है, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धारा 2 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करेगा उसे साधारण कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो कि 15 दिनों तक बढ़ सकती है।
धारा 3 भी उन मामलों से संबंधित है जिनमें अपराध प्राधिकरण या सरकारी विभागों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे मामले में यह कहा जाता है कि विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा। हालांकि यदि वह साबित करता है कि यह उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम या प्रयास किया था तो उसे दोषमुक्त माना जाएगा, लेकिन वो ये प्रूफ कर दे तब। धारा 4 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। दूसरा इसके अंतर्गत है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद भवन के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किए जाने के बाद जैसे ही हो सकता है रखा जाएगा, जबकि यह सत्र में कुल 3 दिनों के लिए, जिसमें एक सत्र शामिल हो सकता है, 2 या अधिक क्रमिक सत्रों में, और यदि सत्र की समाप्ति से पहले, सत्र के तुरंत बाद या क्रमिक सत्र पूर्वोक्त दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी हो सकता है या प्रभावी नहीं हो सकता है जैसे कि मामला हो सकता है। हालांकि इस तरह का कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी वैधता के पक्षपात के बिना होगा। धारा 5 है। धारा इसमें जो है निरसन और बचत से संबंधित है। इसमें कहा गया है, वन संरक्षण अध्यादेश 1980 इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस तरह के निरसन के बावजूद इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किए गए कुछ भी या किसी भी कार्रवाई को इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा। फिर आपका आता है वन संरक्षण नियम 2022 के प्रावधान समितियों का गठन। इसने सलाहकार समिति प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा। फिर आपका आता है क्षतिपूरक वनीकरण। पर्वतीय या पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्र के 2/3 से अधिक कवर करने वाले हरित आवरण के साथ या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि के अंतरण में सक्षम होंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जहां कवर 20% से कम है में प्रतिपूरक वनारोपण करना होगा। फिर आपका आता है निजी वृक्षारोपण की अनुमति। यह नियम निजी पार्टियों के लिए वृक्षारोपण करने और उस भूमि को उन कंपनियों को बेचने का प्रावधान करता है जो आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों से प्रेरित हैं। नवीन नियमों से पहले राज्य निकाय एफएसी मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को दस्तावेज अग्रेसित करते थे, जिसमें इस स्थिति की भी जानकारी होती थी कि क्या संबद्ध क्षेत्र में स्थानीय लोगों के वन अधिकारों का निपटान किया गया था या नहीं। फिर आता है आपका ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं। नए नियमों के अनुसार एक परियोजना जिसे एक बार फॉरेस्ट्री कमीशन द्वारा अनुमोदित कर राज्य के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, प्रतिपूरक निधि और भूमि एकत्र करेंगे एवं इसे अंतिम अनुमोदन के लिए संसाधित करेंगे। पहले ग्राम सभा या क्षेत्र के गांवों में शासी निकाय की सहमति के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु लिखित सहमति की आवश्यकता होती थी, अब ऐसा नहीं है। वनों में निर्माण कार्य की अनुमति। वन सुरक्षा उपायों और आवासीय इकाइयों एकमुश्त छूट के रूप में 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक सहित वास्तविक उद्देश्यों के लिए संरचनाओं के निर्माण या निर्माण कार्य की अनुमति के अधिकार की। भारत वन अधिनियम, ठीक है,
भारतीय वन अधिनियम 2019 की परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के रूप में की गई है। यह भारत के वनों की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का एक प्रयास है। अगला पॉइंट है इसमें, वन अपराध को रोकने के लिए हथियारों आदि का उपयोग करते हुए वन अधिकारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। संशोधन मसौदे के अनुसार वन अधिकारी जिसका पद रेंजर के पद से नीचे न हो के पास वन अपराधों की जांच करने और दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत तलाशी करने या तलाशी संबंधी वारंट जारी करने की शक्ति होगी। अगला पॉइंट है, कोई भी वन अधिकारी, वनपाल या उससे बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी किसी भी समय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। इस अधिनियम में वनों से प्राप्त खनन उत्पादों और सिंचाई या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी के आकलित मूल्य का 10% तक वन विकास उपकर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यह राशि एक विशेष कोष में जमा की जाती है और इसका उपयोग विशेष रूप से वनीकरण, वन संरक्षण और वृक्षारोपण, वन विकास और संरक्षण से जुड़े अन्य सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना था। इस संशोधन मसौदे के विवादास्पद तथ्य जो हैं उसको देख लेते हैं। वन अधिकारियों को कानूनों के उल्लंघन करने वाले आदिवासियों को गोली मारने का पूर्ण अधिकार दिया गया था। किसी फॉरेस्ट गार्ड द्वारा अपराधी को मारे जाने की स्थिति में राज्य सरकार तब तक उस मामले पर अभियोजन शुरू नहीं कर सकती थी जब तक कि किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधीन इस मामले की जांच शुरू ना हो। नए संशोधन के तहत वन विभाग किसी भी जंगल को आरक्षित घोषित करने और वनों में निवास करने वाले समुदायों को उनकी पैतृक भूमि से अलग करने का अधिकार दिया गया था। इससे अपने जीवन यापन के लिए वनों पर निर्भर जनजातीय आबादी बहुत अधिक प्रभावित होती है। फिर आपका आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्यजीव संरक्षण। वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपका आता है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। सेकंड है वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887। थर्ड है बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952। नेक्स्ट है असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979। फिर आपका आता है भारतीय वन्यजीव संस्थान। इस संस्थान की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निगरानी में एक स्वायत्त संस्था है। इस पॉइंट को जो है नोट कर लीजिएगा, ये एक जो है स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित इसको किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है जो वन्य जीव अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं एकेडमिक कोर्स का संचालन करता है। यह संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद में संस्थापित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई। यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन्य जीव तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इसका काम वन्य जीव विज्ञान में बेहतर सूचना एवं ज्ञान उत्पाद पेश करना एवं विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए क्षमता सृजन कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। भारत देश ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन करके
इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इस अधिनियम में कठोर दंड तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आपका आता है वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन्यजीव संरक्षण संबंधी मामले अभी तक अलग अलग विभिन्न कानूनों द्वारा निपटाए जाते थे, परंतु नए संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे एक ही अधिनियम द्वारा निपटाया जाएगा। यह संशोधन 1972 के अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण, विदेशी प्रजातियों के पौधे एवं पशुओं के अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन्य भूमि के संरक्षण एवं वन क्षेत्र में सदियों से रह रही जनजातियों के अधिकारों के सुरक्षा के अधिकार मिलेंगे। इस संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य जीवों, अवैध व्यापार एवं इनसे जुड़े अपराधों हेतु जुर्माने में वृद्धि का भी उपबंध संशोधित अधिनियम में किया गया है। इस तरह के अपराधों के लिए अधिकतम 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में अभी तक था, परंतु अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य है साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म है द कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी करने का प्रयत्न करना है। फिर आपका आता है वन संरक्षण आंदोलन। वनों को काटने से रोकने, प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए भारतीय लोगों ने कई आंदोलन चलाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिली। आंदोलन इस प्रकार हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है आपका चिपको आंदोलन। यह 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान के खेजड़ी गांव से प्रारंभ हुआ। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों से चिपक कर उसका विरोध किया था, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैड़ी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी व अन्य 21 महिलाओं ने नीलामी का विरोध किया और सफलता अर्जित की। इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट एवं अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। भारत सरकार ने अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी प्रारंभ किया है। फिर आपका अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। चिपको आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य तक फैला हुआ है। इस आंदोलन के तहत भोजन, चारा, ईंधन, रेशे और उर्वरक मतलब 5F मतलब जो है इसमें फिर आएगा 5F में फूड, फॉरेज, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर को वरीयता दी है। इस आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। आपका अगला आता है अपिक्को आंदोलन। उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण के कर्नाटक राज्य में अपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। कन्नड़ भाषा में अपिको शब्द का अर्थ होता है गले लगाना। यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर कालासे वन के वृक्षों से लिपटकर खड़े हो गए ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। यह आंदोलन पूरे जोर शोर से लगातार 38 दिनों तक जारी रहा। फिर आपका आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर बांध गुजरात में
नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों की सम्मिलित बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना द्वारा लगभग 1 लाख लोगों के विस्थापित होने एवं 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। इसमें 58% आदिवासी शामिल थे। यह आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाने वाला बड़ा आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका जंगल बचाओ आंदोलन। सर्वप्रथम यह आंदोलन 1980 में बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात झारखंड और उड़ीसा तक पहुंच गया। यह आंदोलन झारखंड राज्य के सिंहभूम जनपद के आदिवासियों द्वारा तब चलाया गया था जब सरकार ने प्राकृतिक जंगल को काटकर वहां पर कीमती सागौन के वृक्ष को लगाना प्रारंभ किया था। फिर आपका आता है नवदान्या आंदोलन। यह आंदोलन 1982 में वंदना सेवा द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया। विकास के विकल्प, यह गैर सरकारी संगठन है। इसे 1983 में अशोक खोसला ने स्थापित किया था। इन्होंने जमीनी स्तर पर वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता के हेतु कार्य करना प्रारंभ किया था। इसने संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। फिर आता है आपका बालियापाल आंदोलन। यह आंदोलन भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के बालासोर जनपद के बालियापाल एवं भांगराय गांव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से 45,000 लोगों के विस्थापित होने की समस्या से संबंधित है। इन क्षेत्रों में रॉकेट एवं मिसाइल की टेस्टिंग भी से भूमि की उर्वरता खत्म हो सकती है। फिर आता है आपका गंगा बचाओ आंदोलन। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन है जो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया है। गंगा बचाओ आंदोलन को गंगा सेवा अभियान, पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन एवं अन्य संगठनों द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। फिर आपका आता है मैती आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1994 में उत्तराखंड के चमोली जनपद में कल्याण सिंह रावत द्वारा प्रारंभ किया गया था। शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे के जूता की चोरी की रस्म में नेग की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके मतलब कि मैती में एक पेड़ लगाने की रस्म ने आंदोलन का रूप ले लिया। फिर आपका आता है विश्नोई आंदोलन। यह आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में संत जामोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। फिर साइलेंट वैली आंदोलन। यह आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। यह आंदोलन केरल में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य कुंतीपुझा नदी पर बनने वाली बांध की योजना को रद्द करवाना था। फिर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना की देन है? गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। 15वीं शताब्दी में संत जाम्बोजी ने राजस्थान में कौन सा आंदोलन शुरू किया? विश्नोई आंदोलन। 1982 में नवदान्या आंदोलन की स्थापना किसने किया था? वंदना सेवा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वन एवं वन्यजीवों के सुरक्षा के लिए। किस आंदोलन से प्रभावित होकर कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत से मिलने आई थी? वह मैती आंदोलन। दमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं वंदना शिवा हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं? चिपको आंदोलन। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? 1 जुलाई 1981 को। भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा किसकी सिफारिश पर की गई? डॉक्टर क्लेलैंड।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभयारण्य खोला गया है मिर्ज़ापुर में। अमेजन वर्षा वनों द्वारा पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादित होती है 20% से अधिक। चलिए, इस क्लास के जो है अंत यहीं पे करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।